नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकल सकें। आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर लाया हूं, पहले आपको वो बता देता हूं। आज आपको दिखाऊंगा वो सबूत जो सिसोदिया के बाद केजरीवाल को भी अरेस्ट करवाएंगे। 5 दिन जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की रिमांड ली है, उसमें वो मनीष सिसोदिया से क्या जानना चाहते हैं। केजरीवाल अरेस्ट अगर हो गए तो दिल्ली में क्या सरकार गिर जाएगी? 170 मोबाइल फोन और एक कंप्यूटर में क्या अरविंद केजरीवाल का सच भी छिपा हुआ है? इसके अलावा यूक्रेन और अमेरिका की बात करेंगे, जहां पर यूक्रेन अमेरिका नहीं बल्कि जेलेंस्की चीन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं क्या? आज इस सवाल का जवाब दूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन की भयंकर प्लानिंग चल रही है, आज उस प्लानिंग के बारे में आपको बताऊंगा। लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए जहर कौन दे रहा है, आज ये चैप्टर भी होगा। और आखिर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हर कांग्रेसी को सोने की चेन गिफ्ट की है क्या? आज इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। विश्वास बनेगा। नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में थे। 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उन्होंने किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ की 13वीं किस्त जारी कर दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिवमोगा में हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और इस एयरपोर्ट के निर्माण में 450 करोड़ रुपए की करीब लागत आई है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अतीक अहमद गैंग के शूटर अरबाज को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ प्रयागराज के नेहरू पार्क में हुई। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया कि कानून हाथ में लेने वालों पर पुलिस इसी तरह से एक्शन लेगी। प्रयागराज में शुक्रवार को उमेश पाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस ने इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सदाकत खान है, जिस पर साजिश रचने का आरोप है। हॉस्टल में ही साजिश रची गई थी। सदाकत खान एलएलबी का छात्र बताया जा रहा है। नागालैंड और मेघालय में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं। शाम 5 बजे तक नागालैंड में करीब 83% वोट पड़ गया था, जबकि मेघालय में 74% मतदान रिकॉर्ड किया गया। 2 मार्च को नतीजे आने हैं, जिसमें त्रिपुरा विधानसभा का नतीजा भी शामिल होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई इस योजना के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं थी, सबको खारिज कर दिया और योजना को सही ठहराया। कितना बवाल हुआ था, आपको याद होगा। वो सब खत्म। अब केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को इस योजना की शुरुआत की थी और कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी दखल देने की जरूरत है। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जान ले ली, वो वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ था। यह दावा अमेरिका के यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट ने किया है। अमेरिका की मीडिया ने एक सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक संभवतः वायरस चीन की लैब से निकला, लेकिन यह बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाले किसी सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। एक ऐसा T20 मैच हुआ है जिसमें 8 ओवर खेलकर एक टीम ने सिर्फ 10 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। विरोधी टीम आई, उसने 2 गेंद पर 2 छक्के मारे और मैच भी जीत लिया। यह मैच स्पेन और ऑयल ऑफ मैन की टीम के बीच हुआ। आइल ऑफ मैन की टीम सिर्फ 10 रन बना सकी। टीम के 7 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। टॉप स्कोरर ने 4 रन बनाए थे। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें अरविंद केजरीवाल का चैप्टर। वो सबूत क्या हैं जो सिसोदिया के बाद केजरीवाल को अरेस्ट करवा सकते हैं, और अगर केजरीवाल अरेस्ट हुए तो क्या दिल्ली में सरकार गिर जाएगी? 170 मोबाइल जिन्हें नष्ट किया गया और एक कंप्यूटर जिसकी एक फाइल सीबीआई ने पाताल से ढूंढ निकाली, क्या उसमें केजरीवाल का भी कोई सच छिपा है? आज पाठशाला में सबसे पहले इसी का चैप्टर। अभी आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब वो गुजरात का चुनाव था और मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, तो केजरीवाल क्या बोलते थे? छापे पड़े हैं तो गुजरात में उनका वोट 4% बढ़ गया। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे तो 6% बढ़ जाएगा। लेकिन अब केजरीवाल इस तरह की बातें नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं कोई चुनाव तो है नहीं और सिसोदिया को सीबीआई ने पकड़ भी लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की सीबीआई ने अपील की थी, जो उसको मिल गई।
इन 5 दिन में सीबीआई सिसोदिया से कौन सा सच जानना चाहती है और सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें दी गई जिससे खुद ही सिसोदिया पर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में कौन कौन सी दलीलें रखी, जिसके सामने सिसोदिया के वकीलों की दलील नहीं चली और कोर्ट ने रिमांड जो है वो सीबीआई को दे दी। एक एक डिटेल जब तक नहीं जानिएगा तब तक समझ नहीं पाइएगा कि इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि इस केस में तो घुमाने वाले बहुत घूम रहे हैं। आज क्या हुआ कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सीबीआई लेके जा रही है मनीष सिसोदिया को, कोर्ट में लेके गई, तो उसने कहा कि हमको भाई 5 दिन की मनीष सिसोदिया की रिमांड चाहिए, हमको इनसे पूछताछ करनी। तो कोर्ट ने भी पूछा कि भाई क्यों, आपको पुलिस कस्टडी क्यों चाहिए? तो क्या तर्क दिए गए, क्या दलीलें दी गई, पहले सीबीआई की तरफ से पहले वो बताता हूं। सीबीआई ने कहा कि जांच में यह पता चला है कि सिसोदिया ने शराब नीति बदलने के लिए सचिव को मौखिक तौर पर कहा था, मतलब वर्बली कहा था कि एक नया कैबिनेट नोट तैयार करो। सिसोदिया उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम जिसको कहते हैं, उसकी अगुवाई कर रहे थे, तो जो जीओएम एक्साइज पॉलिसी के लिए कैबिनेट ने बनाई थी। सीबीआई ने कहा कि पूरा केस बॉस मुनाफा कमाने का है। प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर अचानक 12% कैसे कर दिया गया, इसी को लेकर सारी जांच हो रही है। सीबीआई के मुताबिक कमीशन के परसेंटेज में अचानक बदलाव के बारे में मनीष सिसोदिया से जब पूछा गया तो वो जवाब नहीं दे पाए कि आपने 5% बढ़ा के 12% कैसे किया बॉस। तो सीबीआई कह रही है कि वो नहीं बता पाए। सीबीआई के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि उनका इस केस में कोई रोल ही नहीं है, जबकि जांच में पता चला कि वो व्यक्तिगत तौर पर फैसले ले रहे थे। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन बदले। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बहुत ही सीक्रेट तरीके से यह पूरी साजिश रची गई। सीबीआई का दावा है कि सिसोदिया का वो फोन उन्होंने मांगा उनसे, जिसे वो 2020 के जनवरी से इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई वो फोन दिखाइए, इतना पुराना फोन आपका। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करेंगे तो सही तरीके से बात जो है वो निकल कर आ पाएगी, इसीलिए सिसोदिया की पुलिस कस्टडी दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि भाई सीबीआई ने कह दिया और कोर्ट ने दे दिया। सीबीआई ने दलीलें रखी तो मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने भी कोर्ट के सामने दलीलें रखी और मोटे तौर पर उन्होंने 3 मुख्य बातें कही मनीष सिसोदिया के वकील। अब वो भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनका पहला मोटा बड़ा तर्क था कि एलजी की अप्रूवल से ही कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया। एलजी इस केस में शिकायत करता है और उन्होंने ही मई 2021 में इसे अप्रूव किया था। तो मतलब चूंकि एलजी ने अप्रूव कर दिया है तो इसलिए इस मामले में कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं हो सकती। दूसरा तर्क उन्होंने यह दिया कि भाई सीबीआई उस फैसले की जांच करना चाहती है जो चुनी हुई सरकार की कैबिनेट ने किया है। ऐसा नहीं हो सकता भाई, इसमें तो फिर तो देश में कोई जो भी फैसला आएगा, सरकारें फैसला लेंगी, उसमें तो कोई फिर जांच ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर फैसला जो है वो पहले कैबिनेट लेती है। तो क्या किसी मामले की जांच नहीं होगी? लेकिन आप देखिए कैसा कैसा वो तर्क रख रहे थे। तीसरी बात उन्होंने कही कि सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कहा गया कि सिसोदिया को बजट पेश करना है, क्योंकि वित्त मंत्री हैं दिल्ली के। अरेस्ट की टाइमिंग देखिए कि एक राज्य के वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे भाई, तो वित्त मंत्री को अगर बजट पेश करना रहेगा तो अरेस्टिंग नहीं होगी, उससे पूछताछ नहीं होगी। मतलब अलग अलग तरीके के ऐसे ऐसे तर्क दे रहे थे जो कोर्ट को भी नहीं हजम हुआ। जैसे आप कह रहे भाई ये क्या बात हुई, वैसे ही कोर्ट को भी लगा होगा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, 5 दिन की रिमांड में भेजिए, इनको पूछताछ कीजिए। सिसोदिया की रिमांड दिए जाने का एक आधार सबूत मिटाने वाले आरोप भी बने, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जब जब इस केस में कोई डेवलपमेंट होता था उन्होंने फोन पर बात की, फिर फोन बदल दिए, मोबाइल नंबर बदल दिए। यह आरोप है, सोर्सेस कह रहे हैं उन पर। ऐसा आरोप है कि अलग अलग दिनों में सिसोदिया ने 7 मोबाइल फोन और 4 अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल किए। यह भी आरोप लग रहा है कि एक दिन में उन्होंने कम से कम 4 फोन यूज किए और इसमें से 3 फोन नष्ट कर दिए गए। ईडी ने आरोप लगाए थे कि इस केस में मनीष सिसोदिया और दूसरे 26 आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन नष्ट किए। 170 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए हैं, यह ईडी का दावा है। मोबाइल फोन बदलने वाली बात पर आज मनीष सिसोदिया के वकीलों की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया, आपको वो भी सुनना चाहिए। कहा जा रहा है कि सिसोदिया ने 4 फोन इस्तेमाल किए, जिसमें से 3 फोन नष्ट कर दिए। तो इसमें सिसोदिया क्या करें?
ये सिसोदिया के वकील कोर्ट में कह रहे हैं कि भाई 4 में से 3 फोन नष्ट कर दिए गए, तो कह रहे हैं कि इसमें हम क्या करें। सिसोदिया के वकील ने कहा कि क्या वो इन फोन को इसलिए संभाल कर रखें कि उन्हें पता था कि सीबीआई आएगी और फोन मांगेगी। फोन इस्तेमाल करने के बाद इसलिए फेंक दिया कि उसे किसी सेकेंड हैंड शॉप पर नहीं दे सकते थे और कोई भी फोन कॉल, मैसेज या मीटिंग सिसोदिया से नहीं जुड़ी है। मतलब मनीष सिसोदिया के वकील ने यह माना कि फोन डिस्ट्रॉय किए गए, फोन फेंक दिए गए। वो कह रहे हैं हम कहीं और तो बेच नहीं सकते थे। लेकिन बॉस, इस देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो फोन इस्तेमाल करते हैं और कोई नया फोन ले लेते हैं तो वो पुराना फोन घर में पड़ा रहता है। कभी कभी किसी और गरीब को दे देते कि चलो तुम यूज कर लो। चलिए मिनिस्टर थे तो किसी और को नहीं दे सकते थे। फोन फेंकता कौन है भाई? फोन फेंक दिए और वकील मान रहा है कि हम क्या इसलिए बचा के रखते कि सीबीआई कभी आएगी और मांगेगी। अरे सीबीआई नहीं भी आके मांगेगी तो मोबाइल फोन कौन फेंकता है भाई? मैंने तो आज तक किसी को मोबाइल फोन फेंकते नहीं सुना भाई। मेरा तो कोई दोस्त नहीं फेंका। और ये लोग आम आदमी हैं, इतना वीआईपी कल्चर की मोबाइल फोन फेंक दिया कि इस्तेमाल हो गया, लो हटाओ इसको फेंको। ऐसा करते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि फोन बदलना कौन सी बड़ी बात हो गई, फोन तो हर कोई बदलता है। एक बार जरा सौरभ भारद्वाज की दलील सुनिए। सीबीआई के अफसर मूर्ख हैं। कौन फोन नहीं बदलता? मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप पिछले 2 साल में कितने फोन बदल चुके? खूब बदलते हैं फोन भैया। फोन का नया वर्जन आता ही इसलिए कि फोन बदला जाए। क्यों करता है आईफोन लॉन्च? ये जो है ये बकवास। अगर आप फोन बदलने के लिए किसी को गिरफ्तार करने लगेंगे तो ये आईफोन और जो फोन की कंपनियां ये बंदी हो जाएंगी। लोग कहेंगे भैया इन्होंने फोन खरीद लिया, अभी 10 साल बाद बदलेंगे वरना इनको गिरफ्तार कर लेगी ईडी कि इन्होंने फोन बदल लिया। ये मूर्खतापूर्ण जो इनके कुतर्क हैं, ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। इन्होंने सीबीआई को ही मूर्ख बता दिया कि नया फोन कौन नहीं लेता है। अरे बॉस, नया फोन तो सब लेते हैं, लेकिन हफ्ते भर में कहा जा रहा है कि 3-4 फोन बदल लिए। उसका क्या? इस आरोप का क्या? और उनके वकील खुद कह रहे हैं कि पिछले वाले फोन जो है वो फेंक दिए। और अगर मनीष सिसोदिया आईफोन यूज करते थे, जिसके लिए मीम्स चलते हैं कि किडनी बेचकर आईफोन खरीदना पड़ता है, तो सोचिए उनका कलेजा कितना मजबूत होगा कि एक आईफोन ले लिया और दूसरा आईफोन जो है वो फेंक दिया, अगर आईफोन रहा होगा तो। भाई यही ना सवाल है कि क्या नया फोन इस्तेमाल करने के लिए कोई पुराना फोन नष्ट करता है क्या? ये जरूरी है क्या? फोन तो लोग बदलते हैं लेकिन उसे फेंक नहीं देते। बॉस पूछ रहे थे ना कि पत्रकार फोन नहीं बदलता। हम लोग बदलते हैं भाई, लेकिन पिछला फेंकते नहीं है। अगर ये मान ले कि फोन भी बदला तो क्या सिम कार्ड भी बार बार बदलना पड़ता है क्या? केस इतना सिंपल है नहीं जितना कि मनीष सिसोदिया और उनके नेताओं की तरफ से दलीलों में दिखाया जा रहा है। सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे में कैसे आए, सिसोदिया तक सीबीआई कैसे पहुंची, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। हमारे रिपोर्टर्स चूंकि अभी लगातार खबरें निकाल रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सोर्सेज ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि एक कंप्यूटर ने मनीष सिसोदिया को जेल तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस से कंप्यूटर सीज किया। इस कंप्यूटर में ज्यादातर फाइल्स डिलीट हो गई थी, लेकिन सीबीआई ने फाइल्स रिट्रीव की और इससे कुछ रिकॉर्ड सीबीआई को मिल गए। रिट्रीव हुई फाइल्स पर पूछताछ के लिए सीबीआई ने सिसोदिया के तत्कालीन सचिव रहे अधिकारी को भी बुलाया। उस अधिकारी ने बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में उसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सिसोदिया ने उस अधिकारी को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट की कॉपी दी। इस ड्राफ्ट जीओएम की कॉपी में 12% प्रॉफिट मार्जिन का क्लॉज मौजूद था, लेकिन 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज का फैसला कैसे हुआ, इससे जुड़ी चर्चा का कोई रिकॉर्ड, कोई फाइल नहीं थी। सीबीआई ने गवाह के तौर पर इस अधिकारी का बयान फरवरी के पहले हफ्ते में सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया है। और सीबीआई यही दावा कर रही है कि जब उस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि भाई उसमें 12% लिखा हुआ था, तो मनीष सिसोदिया ने उसके बारे में बताया नहीं, और यानी वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिमांड चाहिए, सीबीआई का कहना। सूत्रों का दावा है कि सिसोदिया ने जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने इस ड्राफ्ट जीओएम की कॉपी के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया था। इसमें अहम बात यह है कि जो फाइल्स रिकवर की गई हैं वो मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर पर जनरेट नहीं हुई थी।
बल्कि यह फाइल व्हाट्सएप के जरिए कंप्यूटर पर आई थी, यानी किसी और ने यह फाइल भेजी थी। यह भी आरोप है कि इन फाइल्स में शराब पॉलिसी का ड्राफ्ट भी था। मतलब आरोप यह लग रहा है कि कोई तीसरा ही था जो क्या पॉलिसी होनी चाहिए यह बनाकर भेज रहा था। यह आरोप है। और सोर्सेज की माने तो सिसोदिया तक सीबीआई को एक कंप्यूटर की डिलीट फाइल ने पहुंचाया। पर आपके मन में भी सवाल होगा कि बॉस, फाइल डिलीट हो गई तो सीबीआई को मिली कैसे? इसको थोड़ा समझिए। होता क्या है कि कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो पहले वो कहां जाती है? वो रिसाइकल बिन में जाती है। कचरा जैसा बना रहता है, उसमें व्हाइट पेपर टाइप आ जाता है जब डिलीट करते हैं। फिर आप कहते हैं एम्प्टी रिसाइकल बिन, राइट क्लिक करके करते हैं ना, तो वहां से सब कुछ डिलीट हो जाता है। आपको लगता है रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गया, तो हम ये मान लेते हैं कि वो परमानेंटली डिलीट हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे लिए उस डिलीटेड फाइल को रिकवर करना संभव नहीं होता, लेकिन ये काम एक्सपर्ट्स आराम से कर लेते हैं। आमतौर पर जांच एजेंसियां ऐसे केस में फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स की मदद लेती हैं। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के सामने दो तरह की चुनौती है कि एक तो जो फाइल रिकवर करनी है उसको अगर हिडन रखा गया है, छुपा के रखा गया है, तो कैसे रिकवर करें, और अगर डिलीट मार दिया गया तब कैसे रिकवर करना। ये दो चुनौती होती है। फोन या कंप्यूटर से जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फोन या कंप्यूटर की मेमोरी से तुरंत डिलीट नहीं हो जाता जब तक आपके फोन या कंप्यूटर में स्पेस अवेलेबल है। फोन या कंप्यूटर का सिस्टम डिलीट फाइल को रखे रखता है, लेकिन ये कहां स्टोर है ये सिस्टम को भी नहीं पता होता। जब ये सिस्टम या डिवाइस एक्सपर्ट के पास पहुंचती है तो एक्सपर्ट इसकी क्लोनिंग करते हैं, मतलब इसी तरीके का एक और बना लेते हैं। क्लोनिंग से ऐसा होता है कि डिलीट फाइल्स भी क्लोनिंग डिवाइस में आ जाती है और यहां से इनकी पहचान करना आसान हो जाता है। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर डिलीट फाइल को रिकवर भी कर लिया जाए तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है, मतलब ऐसी भाषा में होती है कि उसको समझना मुश्किल होता है। इसलिए फिर एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से इस इनक्रिप्टेड फाइल को डिक्रिप्ट करके डिलीट फाइल्स को रिकवर कर लिया जाता है। इसलिए कोई आम आदमी इस तरह की डिलीट फाइल को रिकवर नहीं कर पाता, लेकिन एक्सपर्ट्स कर लेते हैं, और यही इस केस में हुआ है। ये सोर्सेस दावा कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे मैसेज, ऐसे चैट को रिकवर करने के लिए जांच एजेंसियां सोशल मीडिया कंपनियों को भी कहती हैं, क्योंकि उनके मैसेज इंक्रिप्टेड होते हैं और उन्हें कोई और पढ़ नहीं सकता। अब दावे के मुताबिक डिलीट हुई फाइल तो मिल गई, लेकिन इस केस को चलते चलते इतना समय हो गया कि हो सकता है इस केस के फैक्ट्स आपके दिमाग से डिलीट हो गए हों। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको आसानी से इसका रिवीजन करा देता हूं कि मामला है क्या, कहां जाकर यह मामला फंस रहा है, क्यों मनीष सिसोदिया तक बात पहुंच रही है, और अरविंद केजरीवाल उनका क्या मामला है वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप ये देखिए, ये व्यक्ति हैं केजरीवाल, ये भाई साहब केजरीवाल है, इनके गले में मफलर लपेट देते हैं, ठीक है, तो केजरीवाल हो गए। इनके एक तरफ इनके राइट हैंड कह लीजिए जो खास व्यक्ति होता है, इनको कह लीजिए ये सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, ये इनके राइट हैंड टाइप हो गए, इनका राइट हैंड। और एक तरफ इनके जो है वो है मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये दोनों इनके बहुत खास। अब क्यों खास है अभी आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है कि ये सत्येंद्र जैन साहब जो हैं ये तो जेल में हैं, सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन पर क्या केस लगा हुआ है भाई? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये जेल के अंदर है, जेल में। ये है मनीष सिसोदिया, ये भाई साहब भी अब आजकल जो है वो सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई रिमांड में। इन पर जो है वो लिकर पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर केस चल रहा है इन पर। अब सवाल ये है कि भाई ये दोनों अगर पकड़ लिए गए तो क्या ये भाई साहब भी इसी तरह से किसी बॉक्स में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? और इन दोनों के पकड़े जाने का क्या मतलब है, इस पर आऊं उससे पहले केस थोड़ा सा बता देता हूं। ये पूरा मामला जो है शराब नीति का वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। अब केस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है, इस दिल्ली में कहीं कहीं ये देखिए ये शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके, ये देख रहे हैं, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका। अब ये लोग क्या किए, नई शराब नीति लेकर आए
और उसमें यह हुआ कि हम भाई जगह जगह शराब के ठेके खोल देंगे और ज्यादा खुल जाएगा। ये नए ठेके खुलेंगे, उसके लिए एक नई शराब नीति लेकर आए। अब नई और पुरानी में एक बड़ा बेसिक सा फर्क था। ठेके तो और खुल गए, लेकिन पुरानी नीति में क्या होता था, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं। पुरानी नीति में क्या होता था, उसमें खेल होता था प्रॉफिट प्रति बोतल का। मतलब ये जो शराब की झूमती हुई सी बोतल होती थी, प्रॉफिट जो है प्रति बोतल, मतलब एक बोतल बिकेगी उसमें सरकार जो प्रॉफिट होगा उसमें सरकार का भी शेयर होगा। ये शराब की बोतल हो गई। नई नीति में क्या हुआ, नई नीति में जो प्रॉफिट है वो प्रति टेंडर हो गया। मतलब ये ठेके का टेंडर निकलेगा और उसमें एक बार में सरकार प्रॉफिट ले लेगी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बॉस, जब आप ज्यादा ठेके खोल रहे हो, 1 2 3 4 इसी तरह से दिल्ली में ठेके बढ़ गए, तो इसका मतलब शराब की बिक्री भी बढ़ेगी। शराब की बिक्री भी बढ़ेगी तो फिर आप प्रति बोतल ही क्यों नहीं प्रॉफिट ले रहे हो? आप पहले ही एक बार में उसको प्रॉफिट लेके छोड़ दे रहे हो कि आप तुमको जितना कमाना है कमाओ। इससे तो नुकसान होगा। दूसरा बड़ा सवाल हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़कर 12% कैसे हो गया, कि जो लोग टेंडर ले रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, ठेकेदारों का, शराब के ठेकेदारों का, वो 5% से बढ़ाकर 12% कैसे किया गया? यही सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि ये 12% का लॉजिक कहां से लाए बॉस, और ये किसने लिख कर भेज दिया आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे? जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि बाहर से आया था, वो किसने बता दिया था कि 12% कर दीजिए? ये सब आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं कि इन आरोपों का जवाब नहीं मिलता। भाई इतनी अच्छी पॉलिसी लेकर आए थे, आज तक वो शराब नीति लागू नहीं हुई। जब उस पर हंगामा होने लगा तो वो नीति लागू ही नहीं हुई। भाई इतनी अच्छी नीति थी तो लागू भी करना था। और आरोप यह है कि ये जो खेल हुआ 5% से 12% का, ये जो आरोप है, उसमें जो पैसा आया वो पैसा फिर पार्टी के पास गया और वो पैसा चुनाव में लगाया गया। ये आरोप लग रहे हैं, अब इसी को साबित करना है। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो यह कि कट्टर ईमानदार की छवि लेकर घूमने वालों की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी अब? भाई मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, यानी अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों जेल में है। और दूसरा सवाल यह कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी भाई, क्योंकि केजरीवाल ने अपने पास दिल्ली सरकार का कोई काम ही नहीं रखा और ज्यादातर काम मनीष सिसोदिया या फिर सतेंद्र जैन के ही हवाले था। दोनों तो जेल चले गए। बीजेपी इसी को लेकर आरोप भी लगाती है कि केजरीवाल इसलिए अब तक जेल नहीं गए क्योंकि उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया और कोई विभाग ही अपने पास नहीं रखा। दिल्ली सरकार में 33 विभाग हैं, इनमें 18 तो मनीष सिसोदिया के पास थे। वो गिनाते खाली शिक्षा हैं कि बच्चों तुम पढ़ना, मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन तुम पढ़ना, पढ़ाई मत छोड़ना। जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते कि मनीष चाचा गए जेल, अब हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता है, माँ बाप कान के नीचे नहीं लगाएंगे कि तुमको जेल जाना है क्या। तो मनीष सिसोदिया के पास क्या क्या, सुनिए, अभी लिस्ट सुनिएगा तो आप कहिएगा। शिक्षा उनके पास, वित्त उनके पास, वही कह रहे ना कि बजट कैसे पेश करूंगा। हेल्थ मिनिस्ट्री सतेंद्र जैन के पास होती थी, वो जेल गए तो वो भी उठा के मनीष सिसोदिया को दे दिया। सोचिए अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी होंगी। इंडस्ट्री मनीष सिसोदिया के पास, पावर मनीष सिसोदिया के पास, शहरी विकास, सिंचाई, टूरिज्म, प्लानिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, पीडब्ल्यूडी। जिसके बारे में बताते बताते पानी पीने की नौबत आ गई। उतना काम बेचारे मनीष सिसोदिया देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर यह साफ साफ लिखा है कि इन विभागों के अलावा वो सारे विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए, वो सारे भी मनीष सिसोदिया के पास है। मतलब मनीष सिसोदिया अगर जेब झाड़े तो 4 विभाग गिरता है। देश में किसी और मंत्री के पास इतने मंत्रालय नहीं होंगे जितने मनीष सिसोदिया के पास है। बीजेपी भी अब इस मामले में आम आदमी पार्टी पर तंज कस रही है। बीजेपी के सांसद है परवेश साहिब सिंह वर्मा। वो कह रहे हैं कि मेरा बाकी बचे दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों से कहना है कि अब कोई भी फाइल पर अपने साइन करने से पहले अरविंद केजरीवाल के साइन करवा लेना, नहीं तो किसी भी घोटाले में मुख्यमंत्री आपको फंसा देगा और फिर कहेगा कि कोई बात नहीं, आप जेल जाओ और आपके परिवार का मैं ख्याल रखूंगा। ये बीजेपी तंज मार कस रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल अपने पास कुछ रखते ही नहीं, सब काम दूसरों को दे रखा है। तो वो कह रहे कि भैया इसीलिए दिया है कि फंसू ना। ये बीजेपी का आरोप है। केजरीवाल एक वक्त पर अमित शाह को चुनौती दे रहे थे कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर डालो, दिखाओ डाल के। आज कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बेकसूर है। केजरीवाल का 2018 का एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। यह 2018 का ट्वीट है उनका। लिख रहे हैं, सीबीआई रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू अमित शाह। I want to ask Amit Shah to please tell us the fate of so many cases already going on in CBI against Manish Sisodia and Satinder Jain before starting new cases. मतलब नए केस शुरू करने के पहले मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को जेल भेज लो, ये वो लिख रहे हैं। नए केस शुरू करने के पहले मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को तो जेल भेज लो, ये नीचे लिखा है 10 जून 2018 का ट्वीट है। तो कह रहे थे भेज दो, भेज दिया। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये गंदी राजनीति है, मनीष सिसोदिया बेकसूर है, मनीष बेकसूर है, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है, मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, वो सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे, हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। अरे भाई, तो पहले तो कह रहे थे जेल भेजो, अब भेज दिया तो कह रहे ये गंदी राजनीति है। ये तो शोले फिल्म जैसा हो गया, अमिताभ बच्चन का सिक्का दोनों तरफ फेंकिए ऊपर, तो वही अपना ही साइड आ रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रही है, जबकि कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर मजाक उड़ाते थे। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मनीष सिसोदिया के घर रेड डालने से गुजरात में उनका वोट शेयर 4% बढ़ गया है, गिरफ्तार होंगे तो 6% बढ़ जाएगा। आज कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत गुस्सा है। अब लोग इसका जवाब देंगे, एक बार सुनिए उनको। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया, और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं, जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पहले हंस रहे थे, कह रहे थे 2 बार अरेस्ट कर लेंगे गुजरात में सरकार बन जाएगी। अब अरेस्ट हो गए तो कह रहे हैं कि ये बड़ी गंदी राजनीति चल रही है। सीबीआई की पूछताछ से पहले ही आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाले हैं। कल सीबीआई की पूछताछ से पहले खुद मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो 7-8 महीने के लिए जेल जा रहे हैं। जेल जाने को लेकर इतना कॉन्फिडेंस मैंने पहले किसी नेता में नहीं देखा, जिसको यह भी पता हो कि मेरा केस शायद ऐसा हो जाए कि मैं 7-8 महीने ही बाहर ना आ पाऊं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें जेल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को खत्म कर सकती है। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। ये सारी जेल की साजिश है, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो भाई जिससे डर लगता है पहले उसको ना जेल भेजते। कभी सत्येंद्र जैन को भेज रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया को भेज रहे हैं, और जिससे दावा है कि डर लगता है उसको नहीं भेज रहे हैं। कह रहे राहुल गांधी से भी नहीं डरते। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था तो राहुल गांधी कहते थे मुझसे डरते हैं। टीएमसी के किसी नेता के यहाँ छापे पड़ जाएं तो फिर टीएमसी से डरते हैं। ये कह रहे नहीं हमसे ही डरते। सब में होड़ लगी है कि हमसे डरते हैं, ये बताना है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो पिछले कुछ वक्त से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह को भी अपना आदर्श बताती है। फोटो देखिए, केजरीवाल जब बोलते हैं तो पीछे भगत सिंह और बाबा साहब होते हैं।
गांधी जी नहीं होते। पिछले साल दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाए। यह नारा भी दिया गया कि बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी पीछे दीवार पर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर थी। आम आदमी पार्टी ने इन दोनों को अपना आदर्श बताया, लेकिन जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बारी आई तो इन्हें मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंच गए। राजघाट पर मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी को नमन किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो बापू का आशीर्वाद लेने आए। फोटो लगाते हैं बाबा साहब की और भगत सिंह की। गिरफ्तारी के पहले बापू का आशीर्वाद लेने पहुंच गए। बापू अलग कंफ्यूज। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान से राजनीति शुरू की थी, ईमानदार सरकार के नाम से ब्रांडिंग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रैक ही बदल लिया। अब उनके लिए भ्रष्टाचार जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल अब नेशनल पॉलिटिक्स में चले गए और वहां पर तो कई नेताओं से हाथ मिलाना पड़ता है, जिन्हें वो पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे, अब सबके साथ फोटो खिंचवाते हैं हाथ पकड़ पकड़ के। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा ही भूल गए। और जब से भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटे तब से उनके हाथ में 3 चीजें आई जिसकी वो फुल मार्केटिंग करते हैं। एक है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा फ्री फ्री फ्री। शिक्षा मंत्री की जेल चले गए, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और फ्री 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 वाली पॉलिटिक्स कब तक चलेगी, इस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में सरकार चलाते हुए आम आदमी पार्टी की अक्सर यह शिकायत रही है कि उनके पास दिल्ली को चलाने की पूरी आजादी नहीं है, वरना वो दिल्ली को पूरे देश के लिए मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित कर दें। लेकिन पंजाब में सरकार बनने के साथ ही आम आदमी पार्टी को यह मौका मिला कि फुल फ्लेजेड स्टेट को चलाएं। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से कानून व्यवस्था ही नहीं संभल रही। पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले एलिमेंट्स हावी हो रहे हैं। खालिस्तान का खुला समर्थन करने वाले अमृतपाल के अपने समर्थकों ने अमृतसर में थाने पर हमला कर दिया। हमले के 24 घंटे में ही अमृतपाल के समर्थक और अपहरण केस में आरोपी को पंजाब पुलिस ने छोड़ दिया। इस मामले में पंजाब की सरकार और पुलिस की काफी फजीहत हो चुकी है और पंजाब के मुख्यमंत्री ये कहकर पुलिस का बचाव कर रहे हैं कि अमृतपाल के समर्थकों ने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में पुलिस पर हमला किया, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं की। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये मान रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ऐसे लोगों पर एक्शन क्या हो रहा है। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा। पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। खुद ही कह रहे हैं पाकिस्तान जो है वो टारगेट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। सिर्फ बोल रहे हैं अमन चैन है, तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा। और कोई अगर गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आ जाएगा तो उसकी मर्जी चलाने देंगे क्या? फिर तो पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट है भाई, पाकिस्तान किसी के भी कुछ भी प्लान कर लेगा फिर। तो जहां लॉ एंड ऑर्डर में अपनी काबिलियत दिखानी थी वहां भी फेल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी वो शुरू में बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक और दूसरे से तीसरे ट्रैक पर कूदने लगे। इसलिए राजनीति में भी कहा जाता है कि सामने से जो दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध में भी यही होता है। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए नहीं, चीन के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन मामला कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अब इसी का चैप्टर खोलता हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि रूस यूक्रेन में चीन की भयंकर प्लानिंग क्या चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 1 साल से भयंकर युद्ध चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और यूरोप ने पूरी ताकत लगा रखी है, भर भर के हथियार दिए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही बाइडेन यूक्रेन पहुंच गए थे और फिर से नए हथियार देने का ऐलान करके आए। लेकिन अमेरिका में ही ये बातें हो रही हैं कि बाइडेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को जो हथियार दे रहा है वो हथियार असल में चीन के ही काम आ रहे हैं। अब आप कहेंगे ये अमेरिका हथियार दे रहा है, चीन के काम कैसे आ रहा है बॉस? ये कैसे हो रहा है? ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। अमेरिका में एक नेता हैं विवेक रामास्वामी, भारतीय मूल के नेता हैं
और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी वही है जिसके नेता डोनाल्ड ट्रंप थे। विवेक रामास्वामी ने कहा है कि अमेरिका को चीन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चीन चाहता है कि ताइवान पर हमला करने से पहले पश्चिमी देशों की सैन्य क्षमता कमजोर हो जाए और इसलिए चीन चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो जितना लंबा चल सके उतना लंबा इसको चलाओ, ताकि अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं वो सारा पैसा और अपना हथियार उधर लगाए और जब चीन घुसे ताइवान में तो ये लोगों के पास कोई हिसाब ही नहीं बचे कि हम उधर कैसे लड़ने जाएं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लगता है कि वो यूक्रेन की मदद करके मजबूत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीन के मुकाबले कमजोर हो रहे हैं। यानी अमेरिका में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि यूक्रेन को मदद करने के नाम पर कहीं खुद ही अमेरिका खुद को कमजोर तो नहीं कर रहा। और यह बात सही भी है कि अगर अमेरिका ने पूरी ताकत यूक्रेन में ही लगा रखी है और यूरोप की पूरी ताकत भी यूक्रेन में ही लग गई, तो जब चीन से मुकाबला करने का वक्त आएगा, चीन ताइवान में घुसेगा, तब आप क्या करोगे? कहां से पैसा लागोगे? इकोनॉमी आपकी वैसे ही डूबी जा रही है, हथियार आप उठा के यूक्रेन को दे रहे हो, फिर ताइवान की मदद कैसे करोगे? और अमेरिका और यूरोप बहुत कमजोर स्थिति में होंगे, फायदा उठाएगा चीन। अमेरिका में अब इसी बात का लोगों को डर सता रहा है। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ने अमेरिका को वियतनाम युद्ध की याद दिलाई है। भाई, वियतनाम युद्ध करीब 20 साल चला और अमेरिका उस युद्ध में बुरी तरह से हारा था। विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यह वियतनाम युद्ध की तरह है, लेकिन इस बार रूस की जगह चीन है जो रूस की तुलना में अमेरिका का प्रभावी ढंग से सामना कर रहा है। दरअसल वियतनाम युद्ध जो है वो 1950s के दशक में शुरू हुआ था और 70 के दशक तक चला था, करीब 20 साल। और इसमें जो उत्तरी वियतनाम था और दक्षिणी वियतनाम था, उसके बीच लड़ाई चल रही थी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने दक्षिणी वियतनाम का साथ दिया था। मतलब मान लीजिए कि ये वियतनाम है, मान लीजिए ये वियतनाम है, इसका ये उत्तरी हिस्सा है मान लीजिए, और ये दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। अमेरिका और उसके सहयोगी वो किसकी तरफ थे? अमेरिका प्लस वो थे दक्षिणी वियतनाम की तरफ, और रूस और चीन, रूस प्लस चीन, ये थे उत्तरी वियतनाम की तरफ। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, जैसे अभी यूक्रेन का साथ देते देते उसे हो रहा है। जो बात विवेक रामास्वामी ने कही, वही बात अमेरिकी सेना के जनरल भी कह चुके हैं। इसी साल फरवरी में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने भी कहा था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को कम करके आंकना गलती होगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि जिनपिंग ने अपनी सेना को 2027 में ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। इससे शी जिनपिंग भी हैरान है। CIA के मुताबिक पिछले साल अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद हालात बहुत चिंताजनक हो गए। उस समय चीन ने मिसाइल भी दागी थी जो जापान से 60 किलोमीटर पहले गिर गई थी। इससे पहले जनवरी में US एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिनिहन ने अधिकारियों को भेजे एक इंटरनल मेमो में कहा था कि 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। इस मेमो में अमेरिकी जनरल ने अपने अधिकारियों को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं 2025 में अमेरिका और चीन भिड़ सकते हैं, नहीं तो वो कह रहे हैं 2027 में हो सकता है चीन जो है वो ताइवान में घुस जाएगा। दोनों ही स्थितियों में कमजोर कौन हो रहा है? अमेरिका हो रहा है भाई। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो नीचे जा ही रही है। वो जो हथियार दे रहा है भाई, चलिए दोयम दर्जा के हथियार दे रहा है, बहुत अच्छे वाले नहीं दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है, वो तो खत्म हो रहे हैं और चीन को फायदा हो रहा है। चीन यही चाहता है कि दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में फंसी रहे और यह युद्ध जितना लंबा चले उतना ही उसके लिए अच्छा है। जब अमेरिका और यूरोप लड़ते लड़ते कमजोर हो जाएंगे तो वो मौका देखकर ताइवान पर अटैक कर देगा। ताइवान के लिए चीन ने पहले से ही भयंकर तैयारी कर रखी है। चीन की सेना ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित कर रखे हैं।
6 नो एंट्री जोन पर चीन के J-20 फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात किए गए। इन 6 रास्तों से कोई भी पैसेंजर शिप, प्लेन, वॉरशिप ताइवान पहुंच ही नहीं सकता। चीन की सेना नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल करती रहती है। तो भाई अपना तैयारी करके बैठा है, इधर इनको पंप किया जा, अच्छा तुम लड़ो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। चीन और ताइवान का विवाद क्या है, एक बार जल्दी से वो भी बता देता हूं। चीन मानता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य है जो अलग हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में यह चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, जिसका अपना संविधान है और जिसकी जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि हैं। इसीलिए लड़ाई चल रही है, दोनों के बीच तनाव चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये बातें होने लगी थी कि अब अगला युद्ध ताइवान को लेकर होगा। ताइवान को लेकर पिछले 1 साल से चीन बहुत आक्रामक भी हुआ। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 31 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 यानी 24 घंटे के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के 35 फाइटर जेट्स और चाइनीज नेवी के 9 जहाजों ने ताइवान की सीमा क्रॉस की थी, एक दिन के अंदर। इस साल अभी तक चीन की सेना ने कई बार इसी तरह से ताइवान में एंट्री और एग्जिट किया है। इसके जवाब में फरवरी 2023 में ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया और अपने फाइटर जेट्स को भी इमरजेंसी मोड पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो ताइवान की मदद के लिए अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इज्जत की भी लड़ाई है भाई। ये यूक्रेन में भी इज्जत की खा रहा है और इज्जत में ही मरा जा रहा है कि भाई हम तो दुनिया के सुपर पावर, हम कैसे यूक्रेन को छोड़ दें। और ये ताइवान में भी वही होगा। अमेरिका ने ताइवान के साथ 1954 में एक संधि भी की थी, जिसके तहत अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद देगा। इसके अलावा 1979 के ताइवान एक्ट के मुताबिक अगर चीन एक तरफा तरीके से स्थिति को बदलने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। मतलब कागजी तौर पर भी इसकी मजबूरी होगी करना। ताइवान में अगर चीन कुछ भी करता है तो युद्ध सीधे सीधे चीन वर्सेस अमेरिका हो जाएगा। यह बात चीन भी समझ रहा है और इसी वजह से वो अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। दुनिया में अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। 2022 में चीन का रक्षा बजट 229 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 19 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि ताइवान का रक्षा बजट 15 बिलियन डॉलर यानी 1,24,000 करोड़ का है। ताइवान के लिए अमेरिका ने 2022 में 10 बिलियन डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। चीन ने अमेरिकी बजट में ताइवान को 10 बिलियन डॉलर देने का विरोध भी किया था। आज ही चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अमेरिका की वजह से ताइवान में शांति और स्थिरता खतरे में आ रही है। 27 फरवरी यानी सोमवार को अमेरिकी नौसेना के 7th फ्लीट से एक लड़ाकू विमान ने ताइवान की समुद्री सीमा पर उड़ान भरी। ये तस्वीर आपको उसकी दिखा रहा हूं, उसी 7th फ्लीट की तस्वीर है। इस जंगी बेड़े से लड़ाकू विमान ने ताइवान स्ट्रेट यानी चीन और ताइवान के बीच के समुद्री मार्ग पर उड़ान भरी। इस घटना पर चीन ने कहा कि इस तरह की हरकतें सही नहीं हैं। अमेरिका की वजह से ताइवान की खाड़ी की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में आ रही है। इस जलमार्ग पर चीन की संप्रभुता है और अधिकार है। अमेरिका का कहना है कि जहां उसके लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी वो इंटरनेशनल जलमार्ग है और वो आगे भी इसी तरह से उड़ान जारी रखेगा। मतलब वो अलग पिन मार रहा है। चल रहा है दोनों के बीच, इधर से ये बलून भेजता है, वो फोड़ता है, इधर से ये प्लेन उड़ाता है, इधर से ये जो है इसका गुस्सा फूटता है। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान के मुद्दे पर तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका अब ताइवान में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अमेरिका की योजना है कि ताइवान में अमेरिकन सैनिकों की संख्या 200 तक की जाए। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के जवान और मरीन सैनिक शामिल हैं। ये सैनिक ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं। सैनिकों की यह संख्या सिर्फ ताइवान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए है। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जो अमेरिका ताइवान की इतनी मदद कर रहा है वो खुद ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। ताइवान को दुनिया के सिर्फ 13 छोटे देश मान्यता देते हैं कि हां भाई तुम अलग देश हो। अमेरिका देता भी नहीं है। चीन तो रूस यूक्रेन युद्ध में अपना फायदा देख रहा है। उधर चीन ये दिखावा भी कर रहा है कि वो युद्ध रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब दुनिया में छवि ये बनी रहनी चाहिए कि मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन प्रयास ऐसा करो कि युद्ध चलता रहे, अमेरिका उधर उलझा रहे, कमजोर होता रहे। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध का 1 साल हुआ था और इसी दिन चीन ने
चाइनाज पोजीशन ऑन द पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस नाम से शांति प्रस्ताव पेश किया। सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, इसमें कहा गया। शीत युद्ध की मानसिकता का त्याग किया जाए। दुश्मनी से किसी को फायदा नहीं, इसे रोकना चाहिए, यह चीन कह रहा है। युद्ध रोकने के लिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। मानवीय संकट का समाधान किया जाए, नागरिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा तय हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा का इंतजाम हो, परमाणु हथियारों के प्रयोग की धमकी न दी जाए, अनाज के निर्यात की अड़चनों को खत्म किया जाए। रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों से समस्या हल नहीं होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन को बरकरार रखना, युद्ध की तबाही के बाद पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना, ये सब बड़ी बड़ी बातें इसने कह दी। अब कहने में क्या जाता है, हमारे यहां भी नेता कह ही ना रहे, कुछ भी कह देते हैं। तो ये भी भाई ने कह दिया जो इसका मन आया, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात। चीन ने इस प्रस्ताव में कहीं भी लेकिन यह नहीं कहा कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए, बल्कि चीन ने रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों की बस आलोचना की। इसी वजह से चीन के प्रस्ताव पर संदेह पैदा होता है कि वो युद्ध रोकना चाहता है या फिर उसे लंबा खींचना चाहता है। भाई रोकना चाहोगे तो एक बार तो बोलोगे कि रूस को भी अपने सैनिक पीछे करने चाहिए। चीन के प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। यानी जो आदमी खुद तो युद्ध रोक नहीं पाया, यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, अब उसे उस चीन का प्रस्ताव अच्छा लग रहा है जो खुद ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये देख रहे हैं ज़ेलेंस्की को। तुम खुद दुनिया से कह रहे हो कि मेरी मदद इसलिए कीजिए क्योंकि रूस मुझे दबा रहा है, मैं छोटा हूं इसलिए रूस जो है मेरा शोषण कर रहा है। और तुम खुद उस आदमी से बात करना चाहते हो जो तुम्हारे ही तरह अगर कोई ताइवान है तो उसको जो है वो दबाना चाहता है। ये तो ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलना चाहते हैं। चीन की योजना बताती है कि वो इस संकट के दौर में शांति के रास्ते खोज रहा है। उधर रूस के विदेश मंत्रालय ने चीन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि हम चीन के नजरिए से सहमत हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि चीन के प्रस्ताव पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुश हैं। ऐसे में यह अच्छा कैसे हो सकता है? इस प्रस्ताव में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे इस बात का अंदाजा लगे कि इससे रूस के अलावा किसी और को फायदा होगा। अच्छा, जो नेटो है उसके प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा कि चीन भरोसे के लायक नहीं है क्योंकि उसने अभी तक यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना ही नहीं की है। चीन के शांति प्रस्ताव पर यूक्रेन का रुख सकारात्मक है। रूस भी इससे सहमत होता दिख रहा है, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों को इस पर आपत्ति है। उनकी सोच ये है कि युद्ध के इस मोड़ पर चीन क्यों घुस रहा है भाई, तुम ना घुसो, और चीन के घुसने से रूस को फायदा हो जाएगा। अमेरिका और यूरोप का काफी पैसा और बहुत संसाधन यूक्रेन युद्ध में लग चुका है। अमेरिका से सैन्य हथियार प्लस रसद $46 बिलियन का यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए का यूक्रेन को जा चुका। यूरोप से हथियार और अगर रसद मिला दीजिए तो 8.4 बिलियन यूरो यानी करीब 74,000 करोड़ रुपए का। मतलब अगर आप अमेरिका और यूरोप को मिला दीजिए, अमेरिका प्लस यूरोप, इनकी जो मदद इन्होंने अभी तक यूक्रेन को दी है वो करीब करीब 4.5 लाख करोड़ की है। और ये वो देश हैं जहां के लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनके यहां लोग जो है वो खाना जो है एक टाइम का छोड़ कर रह रहे हैं, जिनके पास अपना बिजली बिल भरने के लिए पैसा नहीं, और वो दूसरे में 4.5 लाख करोड़ लगा रहे हैं। और ये रकम अभी और खर्च हो रही है, लेकिन इससे यूक्रेन को कोई बड़ा फायदा तो हुआ नहीं। वो अमेरिका और यूरोप के हथियारों के दम पर रूस के सामने सिर्फ टिका भरा है, ऐसा तो नहीं कि जीत रहा है। लेकिन यही चीन चाहता है। तो जितना ज़ेलेंस्की दिमाग लगा रहा है उतना ही अमेरिका और यूरोप वाले लगा रहे हैं। खेल पीछे से चीन कर रहा है। पाठशाला में अब पाकिस्तान का चैप्टर, इसमें आपको बताऊंगा कि कंगाली के दिन काटने वाला पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को युद्ध की धमकी क्यों दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को पाला पोसा, आज भी पाकिस्तान वही करता है। लेकिन अब इन्हीं आतंकवादियों में कुछ आतंकवादी पाकिस्तान में ही आए दिन बम फोड़ रहे हैं, आम लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं। पाकिस्तान में जहां चाहते हैं वहां बम फोड़ देते हैं।
यानी अब उसको अपना दर्द जो वो दूसरों को देता था टेररिज्म वाला, अब उसको वो दर्द समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके यहां बम फूट रहे हैं, खुद जाते हैं लोग, फट जाते हैं वहां पर, जैसे वो दूसरों के यहां भेजता था फटने के लिए। तो अब पाकिस्तान को आतंकवादियों को पालने की कीमत क्या होती है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को युद्ध की धमकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले थे, वैसे ही अब पाकिस्तान के खिलाफ उसी के प्यारे तालिबान ने आतंकवादी पाल लिए। इसलिए पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को धमकी दी है कि अगर क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद नहीं रोका तो वो उस पर भी हमला कर सकता है। मतलब जो देश भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ाता रहा, आतंकवादी भेजता रहा, आज वो अफगानिस्तान को कह रहा है कि तुम हमारे यहां आतंकवादी ना भेजो, नहीं तो हम तुम पर अटैक कर देंगे। दरअसल इन दिनों टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। कभी वो पाकिस्तानी सेना के कैंप्स पर हमला कर रहे हैं, कभी पुलिस मुख्यालयों को निशाना बना रहे हैं। टीटीपी ने आने वाले दिनों में हमले तेज करने की भी धमकी दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ काबुल दौरे पर गए। उनके साथ आईएसआई के चीफ नदीम अहमद अंजुम भी थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान ने तालिबान सरकार से साफ कह दिया कि अगर वो टीटीपी को क्रॉस बॉर्डर अटैक करने से रोकने में नाकाम रहे और अफगानिस्तान में उन्हें खत्म करने या खदेड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, तो पाकिस्तान के पास उनके ठिकानों पर हमले करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यही जब वर्ल्ड कम्युनिटी बोलती थी, वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, वो तो 9/11 के बाद बोले, लेकिन इंडिया बोलता था तो इन लोगों को समझ में नहीं आता था। अब जब अपने यहां बम फट रहा है, महंगाई का बम अलग फटा हुआ है, देश संभल नहीं रहा है, चीन नाराज हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोगों पर हमले कैसे हो रहे हैं, तब इनके दिमाग में ये बात घुस रही है कि भाई अब तो ये आतंकवादी हम ही मार देंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी लगातार पाकिस्तान में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। 17 फरवरी को टीटीपी के आतंकियों ने कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमला किया। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों को जान गंवानी पड़ी, 5 आतंकी भी मरे। कराची से पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में एक मस्जिद पर हमला किया था। इसी साल 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आत्मघाती हमलावर मस्जिद में नमाजियों के बीच बैठा था। अचानक उसने आत्मघाती जैकेट के जरिए खुद को बम से उड़ा लिया। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की एक दीवार ही गिर गई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने धमाके के बाद बयान जारी कर कहा था कि पिछले साल अगस्त में टीटीपी नेता उमर खालिद खुरासनी की हत्या का बदला लिया गया। ये लोग जिहाद की बात करते हैं और मस्जिद में जाके बम फोड़ रहे हैं और खुद को अपने धर्म का ठेकेदार बताते हैं। टीटीपी पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है, आप ऐसे समझिए कि जनवरी में टीटीपी के हमले 46, 49 तो सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके। जो आतंकवादी पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं वो उन्हीं आतंकवादियों में से हैं जो कभी पाकिस्तान के बहुत प्यारे थे। पाकिस्तान ने ही इन्हें अफगानिस्तान में अपने हितों के लिए खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत बन गए। पाकिस्तान अब तालिबान सरकार से कह रहा है कि वो टीटीपी यानी तहरीके तालिबान के आतंकवादियों को खत्म करे, पर तालिबान भी कह रहा है कि वो टीटीपी से हथियार छोड़ने के लिए कह देगा, लेकिन इसमें पैसा भी लगेगा और ये पैसा पाकिस्तान को दे रहा है। उसके पास अपने लोगों को खिलाने का पैसा नहीं है, वो हथियार छुड़वाने का कहां से पैसा देगा। अफगानिस्तान में इस वक्त कितने टीटीपी के आतंकवादी हैं आपको पता है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके करीब 30,000 आतंकवादी हैं भाई। इतनों को अगर पाकिस्तान सोचता है कि घुस के मार देगा तो तुम्हारे बस की बात नहीं। पाकिस्तान की सोच यह है कि अगर तालिबान ने टीटीपी के आतंकवादियों पर एक्शन नहीं लिया तो वो खुद अफगानिस्तान में अटैक करके टीटीपी के आतंकवादियों पर एक्शन ले लेगा। लेकिन तालिबान भी इस तरह की सोच वाले तो है नहीं कि वो पाकिस्तान को अपनी मर्जी से अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी करने दे देंगे कि आओ भैया तुम मार दो इनको। इसलिए पाकिस्तान अब तालिबान को धमकाने में जुटा हुआ है। इस्लामिक देशों का यह हाल है कि एक तरफ पाकिस्तान है जो कंगाली में मारा जा रहा है, नहीं तो बम फटने से मारा जा रहा है। मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं।
दूसरी तरफ ईरान है, जहां मुसलमानों ने ही मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। पाठशाला में अब ईरान की उन लड़कियों का चैप्टर जिन्हें स्कूल जाने से रोकने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ईरान में लड़कियां स्कूल ना जा पाएं, इसके लिए जो किया जा रहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कहीं ऐसा कैसे कोई कर सकता है? ईरान में हिजाब के नाम पर क्या क्या हुआ वो तो आप पहले भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं। लेकिन यह बिल्कुल नया मामला है कि स्कूल जाने वाली लड़कियों से भी दिक्कत होने लगी है वहां। इस्लामिक देश ईरान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए सारी हदें पार हो गई। छात्राओं को स्कूल जाने से रोकने के लिए उन्हें जहर दिया जा रहा है, पॉइजन। कई छात्राओं को तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ईरान में छात्राओं के खिलाफ जहर वाली यह साजिश नई नहीं है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन ताजा मामला ईरान के बोरूजर्ड का है, जहां रविवार को 50 से ज्यादा छात्राओं को जहर दे दिया गया। इनमें कई छात्राओं की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। खुद ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर यूनुस पनाही ने छात्राओं को जहर दिए जाने की बात मानी है। ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूलों में छात्राओं को जहर दिए जाने के कई मामले सामने आए। इससे पता चलता है कि कुछ लोग लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना चाहते हैं और गर्ल्स स्कूल बंद कराना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए जो भी केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल किया जा रहा है वो ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसका इलाज जल्द किया जा सकता है, लेकिन छात्राओं को जानबूझकर जहर दिया जा रहा है। इस मामले की जांच हो रही है। ईरान में स्कूली छात्राओं को जहर देने का मामला पहला मामला पिछले साल नवंबर में राजधानी तेहरान के पास मौजूद कोम इलाके में आया था सामने। जब छात्राओं को जहर देने के मामले बढ़ने लगे तो पेरेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा। 14 फरवरी को बीमार हुई बच्चियों के पेरेंट्स ने कोम में गवर्नर के ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने स्कूलों में छात्राओं को जहर दिए जाने के मामले की जांच की मांग की, जिस पर सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और एजुकेशन मिनिस्टर इसकी जांच कर रहे हैं। जल्दी ही जहर देने वालों को पकड़ने का भरोसा दिया गया था। पेरेंट्स का गुस्सा ठंडा करने के लिए न्यायिक जांच का भी आदेश दे दिया गया। लेकिन हुआ क्या? फिर मामला सामने आया। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने आपको पाठशाला में बताया था कि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए भी जहर दिया जा रहा था। ये तो दिसंबर की बात है ना। 7 दिसंबर को ईरान में स्टूडेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट होता था। इस दिन देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। ईरान की सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता था। लेकिन उससे पहले 6 दिसंबर को ईरान की कई यूनिवर्सिटी के छात्र बीमार पड़ने लगे अचानक। तेहरान की 2 यूनिवर्सिटी के 1200 छात्र अचानक बीमार पड़ गए। सभी बीमार छात्रों को एक जैसी परेशानी हो रही थी, उल्टी, शरीर में दर्द हो रहा है, दिमाग सुन्न हो गया है, सबको एक जैसा। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र बेहोश हो गए। स्टूडेंट यूनियन ने आरोप लगाया था कि छात्रों को जहर दिया गया था। तो ये इस वक्त की ईरान की हालत है। और हमारे यहां जब हिजाब की बात होती है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड है, वहां हिजाब ना पहनिए, तो उसको बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि हिंदुस्तान में हम कितनी बेहतर स्थिति में हैं। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के नेताओं का स्वागत हार पहनाकर करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जो नेता पहुंचे थे, उन्हें सबको सोने की चेन पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लगता है छत्तीसगढ़ में आलू से सोना ज्यादा ही बन गया है, इसलिए मुख्यमंत्री सभी अतिथियों का स्वागत सोने की चेन पहनाकर कर रहे हैं। जबकि परंपरागत तौर पर तो टीका लगाकर, हाथ जोड़कर फूल से स्वागत होता है। हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वीडियो वाकई छत्तीसगढ़ का है। वीडियो में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेसी नेताओं को हार पहनाने की जो बात है वो भी करते दिख रहे हैं, वो बात भी सच्ची निकली। लेकिन ये दावा कि वो हार सोने की चेन है, ये दावा गलत निकला। हमारी जांच में पता चला कि दूर से सोने की चेन की तरह चमक रही माला दरअसल घास से बनी है, जो कि छत्तीसगढ़ की बैगा कम्युनिटी के लोग बनाते हैं। इसी घास से बनी माला को कांग्रेस के नेताओं को पहनाया गया था, जिसे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सोने की चेन बता दिया।
यानी हमारे फैक्ट चेक में यह दावा गलत निकला। इसी के साथ पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन अब मेरे सहयोगी हिमांशु और बरखा आएंगे जो ओपिनियन